हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपका 8th क्लास है और इसी 8th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है। आज चैप्टर नंबर 5 हम लोग शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 5 है आपका जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चैप्टर नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा? दीकू और आदिवासी लोगों को आपने इसमें पढ़ा था। क्लियर है बच्चों? चलिए शाबाश, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर पर ध्यान देंगे। एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी और इस इमेज में कुछ लोग हैं जो अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं, कुछ ऊंटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर चढ़े हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सिपाही और किसान विद्रोह की ताकत एकजुट है और 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैला हुआ। ये विद्रोह जो है 1857 का जो मैदान है, जो विद्रोह है, उसमें आपका फैला हुआ। नीति और लोग, नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता के प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों को राजा, रानी, किसान और जमींदारों, आदिवासी सिपाहियों और तरह तरह के असर पड़े। रिकॉर्ड, आप खड़े हो जाइए बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयों जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किसी तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिन्नता सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटी जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवाओं। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिर रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभाव जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की बेटा आप बैठ जाइए, आपका पैराग्राफ खत्म हुआ है
और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? शाबाश, बहुत बढ़िया, आप खड़े हुए। अच्छा, चलिए वापस चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ मैं आपको समझा रहा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया, शासन करने के साथ वो आई तो बहुत सारी नीतियां लेके आई, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उस नीति से क्या हुआ, लोगों में कुछ विद्रोह पैदा हुआ। आदिवासी लोग, जमींदार लोग और स्थानीय लोग विद्रोह करे। जैसे आपने पढ़ा कि नीतियों से राजा, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासियों, सिपाहियों सब पे तरह तरह के असर पड़े, क्योंकि सबके अपने अपने हित क्या थे, प्रभावित हो रहे थे। आप देख चुके हैं कि नीतियां और कार्यवाही जनता के हित में नहीं थी, यानी कि जो भी नीति अंग्रेजों ने बनाई, जो भी कार्यवाही इन्होंने की, वो जनता के हित में नहीं रही, और हित में नहीं रहने की वजह से क्या हुआ, जनता ने उनका विद्रोह किया। विद्रोह मतलब विरोध करना, कोई चीज किसी की अच्छी नहीं लगती, लोग या आपकी जनता बोलते हैं कि हमको ये नियम पसंद नहीं है, तो अपने विद्रोह अलग अलग माध्यम से करते हैं। और क्या हुआ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। कैसे ठेस पहुंची होगी, आपने पिछले आपका चैप्टर में पढ़ा था। आदिवासी समूह जिस स्थान पर रहते थे, वो उस बाप के जंगल को बड़ा पवित्र मानते थे, और जब उसमें दीकुओं का बाप का प्रवेश हुआ, भारी व्यक्तियों का प्रवेश हुआ, तो उनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, और कह रहे हैं कि उनका किस तरह से विरोध करते। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, ये तो था। अब एक समस्या और हो गई थी, जो आपके नवाब थे, नवाबों की छिनती सत्ता। आपने बहुत सारे नवाब पढ़े होंगे, जैसे बंगाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब, अवध के नवाब, इस तरीके से। देखिए, 18वीं सदी के मध्य में, मध्य मतलब बीच में, 18वीं सदी आधी चली गई है, तब राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। कैसे छीनने लगी थी, बंगाल में देखिए, बंगाल में नवाब का शासन था, लेकिन प्लासी और बक्सर के बाद क्या हुआ, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर और आपके सत्ताशाली हो गई थी, मजबूत हो गई थी, और राजस्व संबंधी मामले किसके हाथों में चले गए थे, आपके कंपनी के हाथों में चले गए थे। तो नवाब की सत्ता आपकी कमजोर होने लगी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट आपके तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट को समझिए, रेजिडेंट कौन होता है। आपका दरबार है, मान लीजिए मैं आपका मुगल बादशाह हूं या कोई नवाब हूं कहीं का, मान लीजिए मैं देहरादून का आपका नवाब हूं, मेरे यहाँ किसी अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हो जाए दरबार में, तो वो क्या हो गया, रेजिडेंट। यानी कि किसी राजा या नवाब के दरबार में अंग्रेज ई व्यक्ति की नियुक्ति क्या कहलाती थी, आपका रेजिडेंट कहलाती थी। ठीक, रेजिडेंट क्या होते थे, हर एक रियासत में, हर एक नवाब के यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होते थे। ठीक, उन्हें क्या कहा गया, रेजिडेंट कहा गया। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो भी लोकल पर जो आपके राजा थे, जमींदार थे, नवाब थे, उनकी जो ताकत थी, जो उनकी आपका फ्रीडम थी, घट रही थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों का शासन बढ़ रहा था, उनके नियम, उनके कानून आपके निरंतर बढ़ते चले जा रहे थे। उनकी सेनाओं को आपका भंग कर दिया गया, और उनके राजस्व वसूली अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अब जहां से वो अपना पैसा कमाते, वो क्या था उनका, राजस्व, यानी कि टैक्स कलेक्शन उनका मेन क्या था, आपका सोर्स ऑफ इनकम थी। अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए अंग्रेजों ने वो भी छीन दिए जा रहे थे। क्योंकि आपने पढ़ा, हमने पिछले आपके चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारी व्यवस्था आ गई थी, जैसे जमींदारी व्यवस्था आ गई, महलवाड़ी व्यवस्था आ गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था आ गई, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक, और एक एक करके क्या हो गया, उनसे सब चीजें आपके छीन रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए, हितों की रक्षा करने के लिए कैसे, जहां पर उनकी जमींदारी व्यवस्था थी वो आपकी छिन रही थी, कंपनी के साथ बातचीत भी की कि चलो मिलजुल कर कुछ बात कर लेते हैं। अब इसमें एक ऐसा एग्जांपल बताते हैं, जैसे कहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद जिन्होंने गोद लिया पुत्र है, उसको वो राजा मान ले। अब एक टाइम ऐसा आया था, जब आप पढ़ेंगे आगे, कि लॉर्ड डलहौजी ने आपका राज्य हड़प नीति अपनाई थी। क्लियर है, और उसी में क्या था, कंपनी ने यह नियम बनाया कि अगर किसी रियासत या राजा का अगर कोई बेटा नहीं होगा, और अगर वो दत्तक पुत्र लेते हैं, तो कंपनी उसको वास्तविक राजा एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसका शासन कंपनी में विलय हो जाएगा। जिसके कारण क्या हुआ, झांसी की रानी और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। क्लियर है, और रानी लक्ष्मीबाई क्या चाह रही थी कि अंग्रेज उसको आपका परमिट कर दें, परमिशन दे दें, ठीक, कि क्या हो, कि हमारा
स्वीकार कर रहे हैं इस प्रकार। अब देखिए, पेशवा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। क्या थे? नाना साहब भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती थी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अब आप जानते हैं कि पुणे की रियासत थी आपका शिवाजी महाराज की, उसके बाद बहुत लंबी पीढ़ी है। अब उनको कहाँ भेज दिया गया था? कानपुर, आपके बिठूर के बगल में। तो उन्हें एक पेंशन भोगी बनाया गया पेशवा को। उन्हीं के दत्तक पुत्र हैं नाना साहब। तो नाना साहब क्या कह रहे हैं कंपनी से कि जो पेंशन किन्हें मिलती थी? पेशवा बाजीराव सेकंड को, उन्हें भी मिले। ये किससे कह रहे हैं? कंपनी से। वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे और अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को आपका ठुकरा दिया। अब कंपनी बोल रही हम क्यों दे पेंशन, हमने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया, वो व्यक्ति मर चुका है, हमें कोई मतलब नहीं है, जो नियम हमने बनाए वही आपके सर्वोपरि हैं। इस तरह की जब चीजें कर रही थी, वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे पास सेना की ताकत बहुत अच्छी है, हमारे पास सैनिक बहुत हैं। और इसी घमंड में चूर जितने भी लोगों ने अपने बाप के निवेदन दिए उन सबको वो आपका ठुकराते चले गए। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। जैसे इन्होंने झांसी को, सतारा को, अवध को इनमें मिलाया तो अवध क्या बनी? अंतिम बाप का रियासत बनी जो इनके बाप के कब्जे में गई। ठीक, अब देखिए 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। जीजीआईसी अजबपुर, बेटा सामने ध्यान देंगे सभी बच्चे, बात नहीं करेंगे आपस में। जीजीआईसी अजबपुर, ध्यान दीजिए बेटा सामने, शाबाश, ध्यान दे सामने सभी बोर्ड पर। तो 1801 में अवध पर क्या थोप दी? सहायक संधि। चलिए सहायक संधि को मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, फिलहाल इसको ही होल्ड करते हैं। देखिए 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी। 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। किसको? अवध को। अब अवध किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में चला गया अवध। ठीक, अब देखिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चल रहा है। अब अवध के पास सब कुछ था, उसका वारिस भी था, नवाब बनने वाली योग्यता भी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या बोल दिया कि अवध में शासन ठीक नहीं चल रहा, कुशासन है और इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम इसको अपने में मिला रहे हैं। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। प्रभुत्व का मतलब है ब्रिटिश शासन जरूरी है, ब्रिटिश ही उसको होल्ड करे, कैप्चर करे और अपने अनुसार आपका शासन चलाए। तो इस तरीके से उन्होंने अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया। ठीक, अब देखिए कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। और आप जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय मुगल आपकी सत्ता चलती थी। कहाँ एक समय था कि जागीर से उन्होंने बाप की परमिशन ली और उसके बाद अपनी फैक्ट्री को धीरे धीरे बाप एस्टैब्लिश करना शुरू करा। और आज कंपनी ऐसी पावर में है कि वो मुगल सत्ता को ही खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। सोच के देखिए, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो ऐसी कमियां रह गई होंगी जो कोई बाहर से आई कुछ कंपनी, कुछ चंद लोग ने आकर पूरे इस क्षेत्र पर शासन कर लिया, जो आपका मुगल साम्राज्य को आज पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रही है। देखिए कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर अब मुगल बादशाह का हटा दिया गया। अब ये सबसे बड़ी चीज थी। जो पहले सिक्के चलते थे कॉइन, जैसे आज हमारे रुपया चलता है, जो हमारी करेंसी क्या है? रुपया है। और उसको कौन जारी करता है? आपका हमारी भारत सरकार यानी कि रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होता है। अब देखिए सिक्कों पर क्या कर दिया, पहले मुगल बादशाहों के नाम छपते थे। जिस मुगल बादशाह के टाइम में कुछ आपके सिक्के चलते थे उन्हीं पर उसका नाम और सन को अंकित किया जाता था, यानी कि छापा जाता था। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली के कहीं और आपका बसाया जाएगा। और आप जानते हैं जो दिल्ली का लाल किला है, पहले इसमें मुगल बादशाह जो होते थे उनका निवास स्थान था, यानी कि जो मुगल बादशाह होगा उसके रहने का आवास निवास कहाँ होगा? लाल किला। अब अंग्रेजों ने ये बात का फिक्स कर दिया कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु होगी, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद अब उसका परिवार लाल किले में नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली के कहीं और उनको बसाया जाएगा।
1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग आ चुके हैं, अब समय बदल चुका है, लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। यानी कि इन्होंने पूरा सुनिश्चित कर दिया कि अब क्या होगा, कोई भी आपका बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी अब मुगल बादशाह नहीं बनेगा। यानी कि अब ये पदवी को वो समाप्त कर रहे हैं। ठीक, उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज, वंशज का मतलब जो भी कोई उनके बाप का परिवार का है, उसे बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी। ये हो सकता है कि आप नवाब के लड़के हैं, अब राजा के लड़के हैं, तो हम आपको राजकुमार कह रहे हैं, लेकिन आप अब क्या है, अब आप बादशाह नहीं बन सकते। यानी कि अब मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी है। अब अंग्रेज, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो आ चुकी है। अब मुगल बादशाहों का दौर गया, अब अंग्रेजों का दौर शुरू हो गया है। तो इस तरीके से उन्होंने इन सब चीजों को किया। ठीक, अब किसान और सिपाही पर हम आगे बढ़ेंगे, एक बार हम वापस पीछे चलते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, नवाबों की सत्ता कैसे गई, क्या चीज है, ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना हो, एक बार आप लोग अपनी बुक में देखते चलिए बेटा, सामने स्क्रीन पर भी ध्यान रखिए। कुछ चीज ऐसी है, कोई पैराग्राफ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई स्कूल से कोई भी बच्चा, किसी क्वेरी है? चलिए जल्दी से आप लोग एक बार आपका देख लीजिए, देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी रह जाए तो फिर, ताकि अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़े तो चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ जुड़ा होता है पिछले पैराग्राफ से। चलिए आगे बढ़ते। चलिए, किसान और सिपाही, किसान और सिपाही। देखिए, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीकों से आपके परेशान थे। अब गांव में जो भी आपके किसान हुए, आपके जमींदार हुए, सबसे क्या था, बहुत अच्छी खासी रकम आपकी टैक्स वसूला जा रहा था, कर वसूला जा रहा था। वसूल कौन रहे थे? अंग्रेज। एक माध्यम था, एक मीडियम था। जमींदारी व्यवस्था आ गई थी, रैयत बाड़ी व्यवस्था आ गई थी। एक समूचे महल के कुछ लोगों को 10, 50, 20 गांव, 100 गांव के लोगों पर एक ऊपर आपका जमींदार नियुक्त कर दिया। जमींदार को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप टैक्स कलेक्शन करोगे। टैक्स को निश्चित कर दिया गया, कर को, राजस्व को, और वो फिर अंग्रेजों के पास जमा होता था। एक हिस्सा जमींदार को अपने पास रखना होता था। जमींदार वहां किसानों से जबरदस्ती हर तरीके से लगान वसूलते थे, और इससे क्या थे, बहुत सारे आपकी दिक्कत परेशानी होती थी। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। महाजन जो आपके बड़े बड़े किसान हैं या फिर कोई आपका व्यापारी वर्ग है, अपना टैक्स चुकाने के लिए वो लोग कर ले लिया करते थे, टैक्स लेते थे। मान लीजिए किसी वर्ष आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, कुछ कारण हो गया, आकस्मिक बहुत सारी गति थी, बैठ जाइए बेटा आप सभी, जीआईसी दरमियान आप नीचे बैठ जाएं सभी। तो इस तरीके से वो क्या थे, उनका कर्ज वापस नहीं कर पाते। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुराने जमाने हाथों से निकलती जा रही थी। जो उनकी पुरानी जमीनें थी वो क्या हो रही थी, उनके हाथों से निकल रही थी, क्योंकि कंपनी ने नियम बनाया था, अगर कोई किसान अपनी जमीन का टैक्स नहीं दे पाता है तो उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। तो जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, पुरानी जमीन थी, वो उनके हाथ से जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब एक तरफ तो थे किसान जो टैक्स ना चुकाने की वजह से बेहाल थे, परेशान थे। दूसरी समस्या थी आपका सिपाहियों की। सिपाहियों में क्या था, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अपनी वजह मतलब कुछ अपने कारण रहे होंगे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण था उनका वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें। वेतन जो उनको प्राप्त होता है, भत्ते वो कहीं जाते हैं उनको कुछ बदले में आपका अलाउंसेस मिलते थे। सेवा शर्तें, कुछ उनको चीज नियम बनाई गई थी कि आपको इस कंडीशन पे रखा जाएगा, इस कंडीशन पे निकाला जाएगा, ऐसे कुछ कारण थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। कुछ ऐसे नियम आ गए थे जिनकी वजह से सिपाहियों के धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी। एक टाइम था कि अगर आप किसी को धार्मिक भावना के आधार पर आहत करोगे, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाओगे,
तो व्यक्ति बहुत जल्दी विद्रोह कर सकता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो सकता है और बहुत जल्दी वो अपना रिएक्शन भी दिखा सकता है। ठीक, क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समुद्र पार मतलब अगर आपको सर्विस के लिए नौकरी के दौरान, मान लीजिए आप भारत में नौकरी कर रहे हैं और कह दिया जाए कि आपको श्रीलंका जाना है, क्लियर है, तो लोग उस समय श्रीलंका जाना नहीं चाहते थे, बल्कि बहुत पास में ही था। कह दिया जाए कि आपको अरब जाना है, आपको यूरोप जाना है, तो उस समय भारतीय लोग बाहर जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। क्या डर था उन्हें? ध्यान दीजिए कि अगर समुद्र की यात्रा की तो धर्म और जाति उनकी भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट का मतलब है नष्ट हो जाएगी, जो हमारी मूल है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों का कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। बर्मा, चलिए आपके लिए प्रश्न है, बर्मा का नया नाम बताइए। बर्मा जो देश है, आप बर्मा को किस नाम से जानते हैं? लिख लीजिए, कल आपको बताना है सभी बच्चों को। जो बर्मा है, बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? कौन सा देश है बर्मा? क्लियर है? आपको बताना है, ठीक है। और साथ में उसके जो पास पड़ोस वाले देश हैं, आपको उनको भी देखना है कि बर्मा के पास कौन कौन से देश आते हैं। चलिए, आप इसको कल आप याद करके आए, पक्का ढूंढिएगा आप लोग घर जाकर, मैं आपसे पूछूंगा कल, ठीक है। बर्मा जाने का उनको आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हुक्म का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर मानने से उन्होंने उनको मना कर दिया। सिपाही कहने लगे नहीं, हम लोग समुद्र पार की यात्रा नहीं करेंगे, हम लोग बर्मा नहीं जाएंगे। उन्होंने उन्हें जमीन के रास्ते ले जाने से ऐतराज नहीं था। वो कह रहे ठीक है, हम बर्मा जाने के लिए ना नहीं करते, मना नहीं करते, बस हम लोग पानी के रास्ते नहीं जाएंगे, हम जमीन के रास्ते जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऐतराज नहीं करते। ऐतराज नहीं करने का मतलब हम लोग मना नहीं कर रहे जाने के लिए, हम जाएंगे, लेकिन बस हमारी कंडीशन क्या है कि हम लोग आपका रास्ते से जाएंगे, ना कि पानी से। यानी कि समुद्र के मार्ग से वो जाना नहीं चाहते थे। समुद्र के रास्ते की उनकी इच्छा नहीं थी कि हम समुद्र से जाएं, क्योंकि उनको लगता था अगर वो समुद्र से जाएंगे तो क्या होगा, उनकी धर्म और जाति आपका नष्ट हो सकती है, उन पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। अगर आप गवर्नमेंट का आदेश नहीं मानोगे, गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से, अगर आपने उनका हुक्म ऑर्डर नहीं माना तो क्या मिलती थी? उनको भी सजा मिलती थी। क्योंकि यह मुद्दा, कौन सा मुद्दा? कि हम लोग आपका बर्मा नहीं जाएंगे, जो आपका सैनिक कह रहे हैं, यह मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। यानी कि अब ये सेवा शर्तें आ गई हैं कि अगर आपको कंपनी में जॉब करनी है और खासकर आपको सेना में, तो सेना में जरूरत पड़ने पर आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा। अब रास्ता ही साफ कर दिया कि अगर नई भर्ती होगी, नए लोग सैनिक बनेंगे, तो हम बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं अपनी सेवा शर्तों में कि आप समुद्र पार जाएंगे, आप विद्रोह नहीं कर सकते। क्लियर है? ये स्पष्ट कहा गया। सिपाही गांव के हालत से भी परेशान थे। अब देखिए, किसानों के ही लड़के कौन थे? आपका सिपाही थे। जो व्यक्ति सिपाही बना है वो कौन है? वो गांव से ही निकले हैं, और गांव में उनके पिता टैक्स से परेशान है और यहाँ सरकार से परेशान है, क्योंकि वो कहाँ नहीं जाना चाहते? समुद्र पार। और बहुत सारी परेशानी है, सैनिक बाप का वेतन में उनके साथ बाप का भेदभाव है, बड़े पद पर उन पर नहीं भेजा था, आपका यूरोपियन कंपनी ही है। क्लियर है? इस तरीके से बहुत सारे सिपाही खुद आपके किसान थे, वे अपने परिवार और गांव को छोड़कर आए थे। लिहाजा वहां किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब यही गुस्सा कहां बढ़ गया? आपका सिपाहियों में फैल गया। चलिए, इसको बाद में पढ़ेंगे, सुधार प्रक्रिया को। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सिपाही और किसानों के में किस तरह का आपने पढ़ा और क्या आपको समझ आया? कुछ ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आया है कि आपका किसान विद्रोह क्या था, मतलब किस तरीके से किसान परेशान थे ब्रिटिश आपके शासन के तहत, और जो सिपाही हैं उनकी क्या अपनी समस्या थी? बताइए बेटा, हाथ खड़ा करें अगर आपको समझ आया है, हैंड रेस करें मेरे बच्चों।
GIC राउंड GHS राउंड रमोली, ध्यान दे बेटा सामने सभी बच्चे। GIC श्री कोटखाल, आपको समझ आ रहा है बेटा? हाथ खड़ा करें। GIC श्री कोटखाल, ठीक है, शाबाश बेटा, आपको भी आया ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो एक बार आप लोग क्या करें, आज फिलहाल हम लोग यहीं तक करते हैं। सुधार प्रक्रियाओं को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका तब तक के लिए आप किसान और सिपाही वाला हेडिंग और आप एक बार घर जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जनता बगावत आपके कर दी है तो बगावत के जो कारण है वो आपको समझ आ जाएंगे। बगावत होगी तो 1857 की कुछ क्रांति होगी, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रिफॉर्म होगा उनको पढ़ेंगे। तो इसी तरह के स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को पढ़ते और सीखते चलते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और घर जाकर सभी विषयों का इसका अच्छे से रिवीजन करना है, कोई डाउट बनेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों, मुझसे आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।